हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एसएमपीएस को पूरी डिटेल से समझेंगे, किस प्रकार ये वर्क करता है। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, सभी एसएमपीएस किस प्रकार वर्क करते हैं। मैं ये एसएमपीएस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एसएमपीएस है वो किस प्रकार वर्क करते हैं, एसएमपीएस के अंदर कौन से जो कंपोनेंट है वो किस लिए लगाए गए हैं, क्या उनका काम है, एसएमपीएस के अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं, किस फॉल्ट को ठीक करने के लिए कौन सा कंपोनेंट चेंज करना है, एसएमपीएस की आउटपुट वोल्टेज है वो किस प्रकार चेंज की जा सकती है, अगर आउटपुट वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सारी ही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। पहले जो वीडियो बनाई थी एसएमपीएस पर, उसके अंदर कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर एसएमपीएस पर और भी वीडियो बनाई जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैंने उन लोगों का कमेंट लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और एसएमपीएस को पूरे डिटेल से समझाऊंगा। एसएमपीएस की ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी फॉल्ट है या डाउट है वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, बिल्कुल रिपेयर करना सीख जाएंगे आप। दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, जो भी नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि एसएमपीएस वर्क किस प्रकार करते हैं। जो भी एसएमपीएस है, चाहे ये एसएमपीएस है डीटीएच का, चाहे कोई चार्जर या अडेप्टर है, चाहे कोई एलईडी का है, चाहे कोई भी पावर सप्लाई है, टीवी की पावर सप्लाई है, चाहे या कोई ई बाइक का चार्जर है या स्प्रे पंप का चार्जर है, सभी का जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग का वो एक ही होता है। तो कोई भी एक एसएमपीएस, ये बात मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ, कोई भी एक एसएमपीएस आप ले लें, उसको अच्छी तरह से समझ लें, तो जो सभी एसएमपीएस है उनका सिद्धांत एक ही होता है, तो सभी एसएमपीएस आप रिपेयर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, मैं सारा आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो मैं ये एसएमपीएस ले लेता हूँ, सारा मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार ये वर्क करता है। देखिए, कोई भी एसएमपीएस है, इनपुट सप्लाई के लिए कनेक्टर दिया होगा या आउटपुट के अंदर कोई वायर निकाल ली होगी। सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, सर्किट की प्रोटेक्शन जरूरी होती है। उसके लिए एसएमपीएस के अंदर एक फ्यूज लगाया जाता है, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो इस एसएमपीएस के अंदर तो जल्दी से इसका फ्यूज उड़ जाए और जो सर्किट है हमारा ज़्यादा खराब ना हो। तो इस फ्यूज की जगह एक रेजिस्टेंस भी लगाई जाती है। देखिए, कुछ एसएमपीएस के अंदर ये इस प्रकार की एक रेजिस्टेंस होगी। देखिए दोस्तों, इस एसएमपीएस के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई गई है, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए ये एक लगा दिया गया है, यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर फ्यूज वाला सिस्टम ही नहीं लगाया है। ये जो सिस्टम होता है, फ्यूज और ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये जो 2 एम्पीयर की ऊपर की जो सप्लाई होती है, ये उन्हीं के अंदर यूज किया जाता है। छोटे जो बढ़िया क्वालिटी के अडेप्टर नहीं होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं लगाई जाती है। बाकी ज़्यादातर फ्यूज लगाया जाता है या फिर एक 1 वाट की या 2 वाट की रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। यहाँ पर लगभग वो 10 ओम की होती है, तो वो रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। तो उसके बाद में सर्किट का प्रोटेक्शन हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, सप्लाई जो हमने इनपुट की है वो एसी सप्लाई होगी। अब जो एसी सप्लाई है उसको फिल्टर करना ज़रूरी होता है। तो फिल्टर करने के लिए क्या लगाया जाता है, एक तो ये इंडक्टर लगा दिया जाता है और एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इसके अंदर इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर तो उसका एम्पियर है उसको फिल्टर करता है, और जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो 2 एम्पियर की सप्लाई या अच्छी क्वालिटी की जो सप्लाई है उन्हीं के अंदर लगाया जाता है। देखिए, अब इसके अंदर भी इंडक्टर नहीं लगाया और ना ही इसने वो कैपेसिटर लगाया है जो वोल्टेज को शुद्ध करता है। तो अब एसी सप्लाई है वो फिल्टर हो गई है। तो फिल्टर होने के बाद में अब सिस्टम क्या रहता है, आगे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो डीसी सप्लाई से वर्क करते हैं, लेकिन हमारे पास जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई है। अब तक की जो सप्लाई थी वो एसी थी, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए, ताकि ये ढंग से वर्क कर सकें, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में बदलना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि जो एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट किया जा सके। तो मैं थोड़ा सा इसका सर्किट बता देता हूँ। पहले देखिए, यहाँ से यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है,
यहाँ पर एक तो सीधा चल गया है ये इस कैपेसिटर के पास में, फिल्टर हो गई, और एक ये फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ तक आई सप्लाई और इस कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर चली गई, तो ये यहाँ से फिल्टर होगी। यहाँ से फिल्टर होने के बाद में इंडक्टर लगाया गया है। इंडक्टर की वाइंडिंग है वो ऐसे है, इस प्रकार इसकी कॉइल है, दो अलग अलग कॉइल होती है इसके अंदर। तो ये फेज़ और न्यूट्रल को दोनों को अलग अलग अपने में से गुजार कर और आगे डायोड को देगी। ये डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर, ये डायोड इस एसी सप्लाई को आगे डीसी में कन्वर्ट करके इन कंपोनेंट्स के पास भेज देगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, डीसी सप्लाई जो एसी सप्लाई थी वो डीसी के अंदर तो हमने कन्वर्ट कर ली, लेकिन वो जो सप्लाई है डीसी वो प्योर डीसी के अंदर अभी भी कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर हम इन कंपोनेंट को प्योर डीसी के अंदर तब तक नहीं देंगे तब तक ये कंपोनेंट सही ढंग से वर्क नहीं करेंगे। तो उस डीसी सप्लाई को हमने प्योर डीसी के अंदर चेंज करना है। तो उस डीसी सप्लाई जो यहाँ पर हमें दे दी थी डायोड ने, तो उनको करने के लिए, प्योर डीसी करने के लिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर होता है और 47 या 33 यूएफ का कैपेसिटर होता है, जो क्या करता है इस डायोड से आने वाली डीसी सप्लाई को प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब कन्वर्ट होने के बाद में ये जो कंपोनेंट लगाए गए हैं यहाँ पर, इनके पास सप्लाई जाती है। तो ये आईसी लगी हुई है इस एसएमपीएस के अंदर, लेकिन इसकी जगह ये मॉसफेट आईसी है, इसकी जगह मॉसफेट भी लगा हुआ हो सकता है। तो उसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों वर्क ही एक ही करते हैं। तो अब ये जो एसएमपीएस है इसके अंदर दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर है वो मॉसफेट लगा हुआ है, इसके अंदर आईसी है लेकिन इसके अंदर मॉसफेट है, लेकिन वर्क है एसी करता है, एक ही करते हैं ये। इसके लिए देखिए ये यहाँ पर एक छोटा ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा दिया गया है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर आगे इस कैपेसिटर के माध्यम से इसको प्योर डीसी के अंदर चेंज किया गया है, और फिर ये जो सप्लाई है इसके पास चली जाती है। अब ये जो आईसी लगी हुई है यहाँ पर, अब इस आईसी को स्टार्ट के अंदर देखिए, वैसे तो इस ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगा हुआ होता है इसके अंदर फीडबैक की वाइंडिंग होती है, जो फीडबैक की कॉइल होती है एक्सिलरी जिसको बोलते हैं, वो इसको फीडबैक भेजती है। लेकिन वो फीडबैक तभी भेजेगी जब ये एसएमपीएस है वो इसकी जो आईसी है वो इसको आउटपुट अपने में से निकाल कर और इसको भेजेगी वापस। फीडबैक वाली वाइंडिंग को जब वोल्टेज मिलेगी, उसके अंदर वोल्टेज मिलेगी, तभी ये इसको पल्स देगी। तो इसको स्टार्टिंग में पल्स देने के लिए ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर, एक छोटा पीएफ लगा हुआ है और एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, ये डीसी का कैपेसिटर होता है। ये इनका काम क्या होता है, इस आईसी को स्टार्ट के अंदर जब हम सप्लाई से जोड़ रहे हैं उस समय इसको स्टार्ट करवाने के लिए, ताकि ये आगे आउटपुट वोल्टेज निकाल कर आगे है वो सारी सप्लाई ऑन कर सके, इसके लिए स्टार्टिंग पल्स देने के लिए ये जो सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसको स्टार्टिंग पल्स देता है। अब एक जो मुख्य बात है मैं आपको बता देता हूँ, सभी जो एसएमपीएस होते हैं इसके अंदर कॉमन ये रहती है बात कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फेरेट कोर ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, तो ये ट्रांसफार्मर है। अब जो यहाँ पर लगा हुआ है एसएमपीएस के अंदर, जो भी मॉसफेट लगा हुआ होगा या मॉसफेट आईसी इस टाइप की लगी होगी, उसका काम होगा कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इसने चेंज करके दे दिया था, कैपेसिटर के पास फिल्टर होकर आया था, तो उसके अंदर जो नेगेटिव होता है, सप्लाई का जो नेगेटिव होता है, ये उसी की स्विचिंग करवाएगा। ये स्विचिंग करवाने के लिए ही एक स्विच की भांति काम करता है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड से ये वर्क करता है और इसको वोल्टेज देता है। हालांकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी सप्लाई से वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर डीसी वोल्टेज ही जाती है, लेकिन वो स्विचिंग के माध्यम से जाती है। तो स्विचिंग के माध्यम से अगर कोई भी सप्लाई जाती है तो वो एक एसी की तरह व्यवहार करती है, लेकिन वो प्योर एसी नहीं होती। वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताता हूँ आगे किस प्रकार वो एसी नहीं होती, किस प्रकार मैं डीसी बोल रहा हूँ उसको। तो अब ये मैंने बताया था कि ये नेगेटिव की स्विचिंग कराएगा, तो नेगेटिव की स्विचिंग करवाएगा, पॉजिटिव की स्विचिंग नहीं करवाएगा, इसीलिए ये आईसी लगाई गई है यहाँ पर। तो पॉजिटिव इसको हमने डायरेक्ट देना होगा। अब घरों में जिस प्रकार वायरिंग की जाती है, जैसे न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया डिवाइस को किसी को, और फेज को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच लगा दिया और उसको जैसे बंद चालू करते हैं तो वो ऑन ऑफ हो रखता है। तो एक वायर हमने सीधी कनेक्ट करनी होती है इसके अंदर। तो इसी प्रकार इस एसएमपीएस को वोल्टेज इसके अंदर पैदा करने के लिए
इसके अंदर क्या होता है, इसको पॉजिटिव है वो डायरेक्ट, जो भी डीसी कन्वर्ट कर दी गई है उसको पॉजिटिव है इसका वो डायरेक्ट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ, ये कैपेसिटर से ही आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इस वाला साइड है, वो जिस वाली साइड कोई पट्टी नहीं होती है वो पॉजिटिव होता है, जिस वाली साइड पट्टी होती है वो नेगेटिव होता है। तो इस वाली साइड में ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस कॉइल पर। अब इसकी जो प्राइमरी साइड वाली जो वाइंडिंग है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, दो कॉइल होती है। एक तो मेन वाइंडिंग होती है जिसको हमने वोल्टेज देनी होती है, एक होती है इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग जो बाद में फीडबैक का काम करती है। जब इसके अंदर वोल्टेज पैदा हो जाएगी तो फिर इसके अंदर भी वोल्टेज पैदा होगी और ये फीडबैक देगी। तो मेन वाइंडिंग को हमने सीधा पॉजिटिव देना होता है। इस वाले में दिखा देता हूँ आपको, देखिए इसका पॉजिटिव, ये वाली साइड पॉजिटिव है, तो ये देखिए यहाँ से होते हुए इस ट्रांसफार्मर पर यहाँ पर इसकी एक पिन पर सीधा डायरेक्ट दिया गया है। अब नेगेटिव की वो स्विचिंग करवाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव इस मॉसफेट जो आईसी लगी हुई है, एन चैनल की आईसी लगी है, इसके पास में जाएगा और ये फिर उसकी नेगेटिव की सप्लाई है, वो नेगेटिव जो है पॉइंट नेगेटिव की बार बार स्विचिंग करवाएगा, बार बार कनेक्शन बना दिया हटा दिया, कनेक्शन बना दिया हटा दिया, इस प्रकार करेगा। तो ये यहाँ पर इसके अंदर एक क्या होता है, परिवर्तित प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र जैसा माहौल बन जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसकी ऑक्सिलरी के अंदर और इसकी जो सेकेंडरी होती है इसके अंदर वोल्टेज पैदा कर देती है। अब इसकी सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज पैदा हो गई है। अब वोल्टेज पैदा होने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रही है तो वो सही मिल रही है या ज़्यादा कम ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रही है। तो उस चीज़ को, आउटपुट की वोल्टेज को कंट्रोल करवाने के लिए ये सर्किट यहाँ पर लगा हुआ होता है। एक तो TL431 यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगी हुई है और ये जो सर्किट लगा हुआ है ये इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है हमें जिस हिसाब से चाहिए होती है, हमें यहाँ पर उस प्रकार के कंपोनेंट लगाकर आउटपुट वोल्टेज है वो इसकी कंट्रोल की जा सकती है। तो ये सर्किट है वो इसलिए लगाया जाता है। अब देखिए एक चीज़, आपने कोई भी एसएमपीएस आप उठाकर देख लेना, उसके अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो भी एसएमपीएस है इस फेरेट-कोर ट्रांसफार्मर के बाद में जो भी आउटपुट ये निकाल रहा है उसको हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा ही बाद में डीसी चेंज किया जाता है। अब ये जो डायोड लगे हुए हैं ये इसके द्वारा जो वोल्टेज निकाली जा रही है उसको आगे डीसी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इससे चलाना है हमने, जैसे डीटीएच के अंदर लगा हुआ है तो डीटीएच आगे डीसी सप्लाई से वर्क करेगा, लेकिन इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो तो अब एसी की तरह पैदा हो रही है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस डीसी को कन्वर्ट करने के बाद में उस डीसी को भी प्योर डीसी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए किस प्रकार होता है, यहाँ से जो वोल्टेज आई, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हो गई है उनको हाफ वेव रेक्टिफायर लगाकर डीसी में चेंज कर दिया गया है, डीसी में चेंज कर दिया गया है और इस डीसी को इन कैपेसिटर के माध्यम से अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर टैपिंग निकाल ली गई है। एक ही कॉइल होती है इसकी सेकेंडरी के अंदर जो अलग अलग जगह से अलग अलग टैपिंग निकाल कर अपने हिसाब से वोल्टेज ले ली जाती है। तो उस प्रकार ये अलग अलग वोल्टेज को फिर डीसी में कन्वर्ट करता है और उसी के हिसाब से ये यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये उस डीसी सप्लाई को प्योर डीसी के अंदर चेंज कर देता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर क्यों नहीं लगाया जाता। देखिए मैंने आपको बताया कि ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो प्योर जो एसी सप्लाई होती है, मान लो जिसके अंदर फेज और न्यूट्रल बदलता रहता है, फेज एक बार जो न्यूट्रल था वो फेज हो गया है और जो एक बार फेज था वो न्यूट्रल होता है। ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जहाँ पर पूरी होती है यहाँ वहाँ पर ही ये हो पाता है। लेकिन हमने आपको, मैंने बताया था अभी स्टार्ट के अंदर, जो इसको सप्लाई दी थी वो क्या थी, डीसी सप्लाई थी, वो एसी सप्लाई नहीं थी। अब समझ में आएगा वो चीज़ कि इसको ये जो ब्रिज रेक्टिफायर, ये जो डायोड है यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर क्यों नहीं लगाया गया यहाँ पर। देखिए इसका जो पॉजिटिव, इसको डीसी सप्लाई दी गई थी तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट इधर उधर बदलता नहीं है। अब अगर इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ मैं, अगर इसको मैं एसी सप्लाई देता तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है
अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव होता। दूसरे क्षण अगर जब वो वेव्स की एसी की चेंज होती तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता। इस प्रकार वो चेंज होता रहता। लेकिन इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा, ये देखिए आप यहाँ पर, इसको जो पॉजिटिव है हमने डायरेक्ट दे दिया तो पॉजिटिव यहाँ पर परमानेंट फिक्स ही हो गया है, पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव हो ही नहीं रहा। लेकिन जो नेगेटिव है वो बार बार स्विचिंग हो रही है, ना तो ये पॉजिटिव हो रहा है और ना ये नेगेटिव हो रहा है, तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। और अब इसके बाद में अगर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर लगा भी देते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। अब क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होगा, तब तक वो ब्रिज रेक्टिफायर या तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगा या फिर कोई दो डायोड हैं उनके शॉर्ट हो जाएंगे आपस में। तो इसीलिए अगर चेंज नहीं हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पर, वहाँ पर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर ही लगाना होता है। तो इसीलिए सभी जो एसएमपीस होते हैं उसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। अब ये एसएमपीस भी देख लीजिए, अब इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर क्यों नहीं लगाया गया? नेगेटिव इसको डायरेक्ट इसने यहाँ से ले लिया है, जो दूसरे कंपोनेंट को दे दिया है, और पॉजिटिव है वो यहाँ से ये इस डायोड के माध्यम से ले रहा है। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, तो इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगाया जाता। तो अब इस सप्लाई को इस डायोड के माध्यम से हमने डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है और ये जो कैपेसिटर लगाकर इसको हमने प्योर डीसी के अंदर चेंज कर लिया है। तो ये था इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। तो अब बात करता हूँ, देखिए ये दो चीज़ें तो क्लियर ही होगी, एसएमपीएस कैसे वर्क करता है और किस कंपोनेंट का क्या काम है। तो ये दोनों ऊपर वाले तो क्लियर हो गए हैं। तीसरा जो है वो ये है कि इसमें फॉल्ट क्या क्या आते हैं। तो फॉल्ट जो सबसे, फॉल्ट नंबर 1 की बात करूँगा मैं, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है वो यही होता है कि ये आउटपुट वोल्टेज देना बंद कर जाता है, चाहे ये एसएमपीएस है चाहे ये एसएमपीएस है। जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है वो यही होता है कि इसने आउटपुट वोल्टेज देना ये बंद कर देता है। अब बंद जब आउटपुट वोल्टेज है, किसी भी पॉइंट पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमें प्राइमरी सेक्शन के अंदर ही फॉल्ट होता है। तो प्राइमरी सेक्शन ही हमने टेस्ट करना होता है। जब कोई भी एसएमपीएस है आउटपुट के अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं निकाल रहा, तो प्राइमरी सेक्शन के अंदर ही उसके फॉल्ट होता है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो अब प्राइमरी सेक्शन के अंदर किस किस चीज़ के अंदर फॉल्ट हो सकता है तो वो बताता हूँ। अब प्राइमरी सेक्शन इसका ये है, ये प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। हाँ, एक कंपोनेंट और बता देता हूँ, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्या करता है, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है। जो इसकी सेकेंडरी के अंदर किसी कारणवश से अगर हाई वोल्टेज चली जाती है तो ये उसको अपने अंदर उसका प्रभाव है वो निष्क्रिय इसको कर देता है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर भी फॉल्ट क्या क्या आते हैं। देखिए आउटपुट में 0 अगर वोल्टेज आ रही है तो सबसे पहले हमने फ्यूज़ को टेस्ट करना है कि फ्यूज़ सही है या ख़राब है। फ्यूज़ जला हुआ है तो फ्यूज़ को चेंज कर देना है। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी एसएमपीएस अगर आप रिपेयर कर रहे हैं और रिपेयर कर लिया है आपने, तो सीधे ही सप्लाई से उसको कभी भी नहीं जोड़ना। उसको एक सीरीज टेस्टिंग लैंप से ही आपको सबसे पहले सप्लाई देनी होगी अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो फ्यूज़ अगर ख़राब है तो फ्यूज़ आपने चेंज कर देना है। उसके बाद में आपने चेक करना है, देखिए जिस प्रकार सप्लाई वर्क कर रही है हमने उसी प्रकार ही कंपोनेंट को टेस्ट करना होता है, आगे आगे कहाँ कहाँ तक सप्लाई पहुँच चुकी है। फिर अगर ये सही है फ्यूज़ या आपने चेंज कर दिया तो ठीक है। उसके बाद में आता है इसके अंदर सप्लाई आ जाती है, ये तो फिल्टर हो जाता है। तो ये अगर शॉर्ट है, ये शॉर्ट होता नहीं है वैसे, अगर शॉर्ट है तो इसको आप निकाल कर चेंज कर दें, ये भी हो सकता है फॉल्ट इसके अंदर भी। अगर ये शॉर्टिंग होगी, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो क्या होगा, ये भी और ये भी दोनों ही इसके जले हुए मिलेंगे आपको। अगर ये इन दोनों में शॉर्टिंग है तो इसको चेंज कर देना है। अगर ये ओपन है तो इसको आपने मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेना है। यहाँ से ये जो इसके पॉइंट है इस प्रकार इसकी कंटिन्यूटी आएगी, एक प्रोब यहाँ पर एक प्रोब यहाँ पर, इस प्रकार नहीं आनी चाहिए, ये ना इस प्रकार आनी चाहिए। तो यहाँ तक, और यहाँ पर आपने वोल्टेज टेस्ट करनी है कि अगर यहाँ तक अपना फ्यूज़ वगैरह सही है तो यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर वोल्टेज पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। डायोड शॉर्ट होने की वजह से भी ये फ्यूज़ वगैरह उड़ जाते हैं, तो ये भी देख लेना आपने। तो अगर उसके बाद में हमने देखना है कि ये जो
डायोड है आउटपुट में, इस कैपेसिटर पर हमें वोल्टेज सही मिल रही है लगभग कितना बताऊं आपको, लगभग 280 वोल्टेज या 350 कुछ ऐसा सही होता है इसका। तो इस पर अगर सही वोल्टेज मिल रही है इस कैपेसिटर पर, तो हमने समझ लेना है कि ये इतने वाला जो सेक्शन है हमारा बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में जो फॉल्ट बचता है वो इस आईसी का ही बचता है। तो ये आईसी है, हमने चेंज करनी होती है। ये तो था अगर बिल्कुल भी एसएमपीएस है वो वोल्टेज नहीं निकाल रहा तो प्राइमरी के अंदर ही दिक्कत होगी, आपने सेकेंडरी को छेड़ना ही नहीं है। प्राइमरी के अंदर ये कंपोनेंट आपने इस प्रकार टेस्ट करने होंगे। अब बात करते हैं कि अगर ये वोल्टेज तो निकाल रहा है, लेकिन अब कुछ एसएमपीएस जिसके अंदर एक ही दिया होता है वोल्टेज, जैसे ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है तो 12 वोल्ट ही निकालेगा। अब इसके अंदर मल्टीपल जैसे वोल्टेज होती है, जैसे 5 वोल्ट, ये जो है 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। तो इसके अंदर अगर सभी के अंदर अगर वोल्टेज कम आ रही है तो उस टाइम क्या करना होगा, वोल्टेज तो आ रही है लेकिन कम वोल्टेज आ रही है, अगर कम वोल्टेज आ रही है तो आपने क्या करना होगा, ये जो सर्किट लगा हुआ होता है, मैंने बताया था आपको आउटपुट की वोल्टेज सेट करने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए, तो उसी के लिए ये सर्किट होता है। तो इस सर्किट के अंदर जब भी फॉल्ट आएगा तो ये आउटपुट के अंदर वोल्टेज तो देगा, लेकिन वोल्टेज है वो सभी कम वोल्टेज मिलेंगी। जैसे 12 वोल्ट है तो वो 2-3 वोल्ट के करीबी वोल्टेज मिलेगी, अगर 24 वोल्ट सप्लाई है तो वहाँ पर 5-6 वोल्ट ही मिलेगी आपको। तो ये ऐसा अगर फॉल्ट आता है तो आप सिर्फ इस चीज़ को चेक करें। और ज़्यादातर इसके अंदर मैं बता देता हूँ ये TL431 ही खराब निकलता है, शॉर्ट होगा ये, तो आपने इसको चेंज कर देना है। अब बात करते हैं, वोल्टेज तो दे रहा है लेकिन जो कई सप्लाई हैं, अलग अलग सप्लाई कुछ के अंदर तो बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, जैसे 24 वोल्ट के अंदर तो पूरा 24 वोल्ट आ रहा है, लेकिन 5 वोल्ट के अंदर वोल्टेज आ ही नहीं रही। तो उसके अंदर क्या करना होगा आपको, ये जो आपने देख लेना है कि 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर लगाया हुआ है और कौन सा डायोड लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपने उन दोनों को कंपोनेंट को बाहर निकाल कर उनको टेस्ट करके, और उसकी जगह अगर ख़राब है तो वो दूसरे लगा देने हैं। जो भी आपकी सप्लाई है वो आउटपुट में जो भी सप्लाई नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपने देखना होगा कि उसके लिए कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है और कौन सा डायोड लगा हुआ है। तो इन दोनों के अंदर ही फॉल्ट होगा, तो वो आपने चेक कर लेना है। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज की जा सकती है। हाँ, इसकी वोल्टेज है वो चेंज बिल्कुल की जा सकती है, और वोल्टेज को चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका, इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी वाइंडिंग का डाटा चेंज करके उस प्रकार से हम वाइंड करके इसको सेट कर दें तो इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये तरीका थोड़ा कठिन होता है। तो एक दूसरा तरीका है इसकी आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए, वो थोड़ा आसान है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सर्किट मैंने पहले भी बता दिया है कि ये सर्किट का काम होता है वोल्टेज जो होती है आउटपुट वाली उसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई गई है जो इसकी वोल्टेज है वो फिक्स कर देती है, जितनी हमें वोल्टेज है वो चाहिए होती है। तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस एक साथ लगी हुई हैं। इनमें से जो रेजिस्टेंस इसकी TL431 की कंडीशन देख लीजिए, इसकी पिन नंबर जो 1 और 2 है, पिन नंबर 1 और 2 के साथ में जो पैरेलल में जुड़ी हुई है रेजिस्टेंस, उसकी जगह आप 10K का परिसेट लगाकर उसके हिसाब से इसको वोल्टेज है घुमाकर चेंज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस आपने निकाल देनी है, ये रेजिस्टेंस आपने निकाल देनी है। कोई भी एसएमपीएस से उसकी TL431 लगा होगा तो उसकी पिन नंबर 1 और 2 के साथ में जो भी पैरेलल में जुड़ी होगी, हमने उस रेजिस्टेंस की जगह 10K का प्रीसेट लगाना है और उसको घुमाकर उसकी वोल्टेज कम या ज़्यादा एसएमपीएस की हम कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल आसान है। हाँ, एक बात को ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पर भी बताया भी था कि अगर आउटपुट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान हमने रखना होता है। तो अब देखिए, वोल्टेज हम परिसेट से कम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में तो ठीक रहेगा। अगर वोल्टेज हम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट पर हमें कंपनी ने सेट करके दिया है और हम इसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट से बढ़ाकर 15 वोल्ट करना चाहते हैं, तो उसकी जगह ये कैपेसिटर जो होते हैं इसको भी चेंज करना होगा। अगर आपने कैपेसिटर चेंज नहीं किया और सीधा ही प्रीसेट लगाकर आपने वोल्टेज बढ़ा दी तो ये जो कैपेसिटर है वो उड़ जाएंगे आपके। तो ये कैपेसिटर
क्यों, ज़्यादा सप्लाई के लिए है नहीं, तो कम इसको ज़्यादा सप्लाई मिलेगी तो ये कैपेसिटर वो आपके ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जितनी भी वोल्टेज आप कैपेसिटर निकाल देना, कैपेसिटर निकाल कर जितनी भी वोल्टेज आप सेट करना चाहते हैं, मान लो आपने 20 वोल्ट सेट किया है या 15 वोल्ट सेट किया है, 15 वोल्ट सेट किया है तो कम से कम वैसे तो होता है वोल्टेज का डबल होता है कैपेसिटर, वोल्टेज जितनी चाहिए होती है उसकी डबल वोल्टेज का कैपेसिटर हम लगाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक सही से वर्क करेगा, चलेगा। तो हमने जैसे 15 वोल्ट लेनी है आउटपुट के अंदर, तो हमें 25 वोल्ट से ऊपर का कैपेसिटर है यहाँ पर लगाना होगा, उसके बाद में ही हमने इसको काम में लेना है, नहीं तो वो कैपेसिटर वो ख़राब हो जाएंगे अगर पुराने वाला ही रहा तो वोल्टेज का डबल करके आप कैपेसिटर लगा देना और यहाँ से इसकी वोल्टेज है वो चेंज की जा सकती है, बिल्कुल चेंज की जा सकती है। और जो मैंने बताया था इसकी वाइंडिंग का जो डाटा है उसको चेंज करके किस प्रकार वोल्टेज हम बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसकी पावर जो होती है वो किस प्रकार बढ़ा घटा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट के अंदर बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और जो भी नए व्यूवर हैं हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। अगर बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो हमारा जो वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन उसका नहीं पहुंच पाएगा और चैनल सब्सक्राइब करने से फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद।